जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको में स्टार्ट करते हैं। जनरल बातों में बहुत पूरी IBC कई बार कवर हो चुकी है, पूरा रिपीटिशन भी हो चुका है, लेकिन अब आपकी इरादे तो देखें। हाँ जी एक पेन मुझे भी दे दो, ये भी बात इसमें आ जाएगी के अंदर में। छोटी मोटी बातों पर अब टाइम वेस्ट करना कोई औचित्य की बात नहीं है। डेट आपकी आ चुकी है और मेरे ख्याल से ये मेरा लास्ट पीरियड होगा या कल लास्ट हो जाएगा या ये कल लास्ट होगा। तो इससे पहले आपके जो दोनों सब्जेक्ट हैं आपके मैं कवर करा देता हूँ। इम्पोर्टेंट ब्रीफ के लिए बिल्कुल तैयार, पेपर के लिए तैयार होना है कल के पेपर। तो सबसे पहला जो पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं जनरल एक्सेप्शंस के आते हैं। बिल्कुल जनरल एक्सेप्शंस के जो आते हैं, एक क्वेश्चन उसमें से बनता है शुरू में हुआ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी ऑफेंस या किस टाइप। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल वही बच्चे वाली आती है। तो इसमें एक्सेप्शन में अगर आपको कोई बात ना भी समझ में आ रही हो कि कहाँ से पूछा जा रहा है, तो जनरल प्रिंसिपल ये है कि जब करने वाले को डूअर को अपनी एक्टिविटी का पता ही ना हो, ये बेसिक सिद्धांत है। तो वो क्राइम से फ्री है, क्योंकि क्राइम मैंसिलिया से कनेक्टेड है। और जिसका माइंड ही काम नहीं कर रहा है तो उसका मैंसिलिया तो क्या होगा, मैंसिलिया का सवाल है, टेंशन का ही सवाल है। तो इसमें 2-3 कैटेगरी है। एक तो 7 साल से कम वाला बच्चा क्योंकि उसका कोई मैंसिलिया नहीं होता, कोई माइंड। एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड 7 to 12 ईयर्स के बीच में मैच्योरिटी को अंडरस्टैंड किया जाता है, उसकी मैच्योरिटी टेस्ट की जाती है कि ये समझने लायक है या नहीं। और 12 के बाद वो ऑफेंस में उसका इन्वॉल्वमेंट मान लेते हैं। 2 ही रिमेस जुवेनाइल, लेकिन एक कल्पेबिलिटी आ जाती है कि ये समझता होगा इसमें, एक जनरल बात। तो एक तो आपको जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर में ये काम जरूर करना है कि क्या क्या एक्सेप्शंस इसमें हैं। पेटी ऑफेंसेज हैं, माइनर इंसिडेंट्स हैं, वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आ गई। किसी का एक फूल तोड़ लिया का या कुछ कर लिया, जो मतलब उसमें भी दूसरी बात आपको देखनी है, जो ऑर्डनरी प्रूडेंस है, जो साधारण बुद्धि का आदमी, साधारण बुद्धि का आदमी जिस चीज को अपराध की श्रेणी में न ला सके, आपको अपने एडजस्ट करना है। कोई मान लो प्रॉब्लम आपको दिल्ली कुछ पहले तो छोटी सी बात है इसमें क्या, तो वो अपराध नहीं होगी, नहीं ये बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अपराध। तो ये एग्जाम्पशंस जो बनाए गए वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कराए गए। मैंसिलिया को, प्रूडेंस को या ऑर्डनरी प्रूडेंस का आदमी किस चीज़ को अपराध मानेगा, किस चीज़ बेसिक प्रिंसिपल है उन जनरल एक्सेप्शंस। तो एक तो जनरल एक्सेप्शंस में से बड़ा सवाल नहीं आता है, लेकिन छोटे छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 2 या 3 जनरल एक्सेप्शंस की जरूर आ जाती है। एक आप उनको जरूर देखेंगे। जनरल एक्सेप्शंस के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका आता है, पहला एक्सप्लेनेशंस, उसको छोड़ दिया। एक्सप्लेनेशंस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें मैन, वुमेन, जेंडर, नंबर तक सब एक्सप्लेन किया गया है। एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन। वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं आता, लेकिन एक्सेप्शंस में तो क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का आता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का है, व्हेन डज right of private defense of person extend to causing of the death of the assailant। सेकेंड पार्ट हो गया, बड़ा पार्ट हो गया, बहुत सही पहले चलता है। आत्म सुरक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं?
अपनी सुरक्षा, अब आपका आंसर ये लिखा हुआ, आत्म सुरक्षा दो प्रकार की हमारे भारतीय दंड संहिता में परिभाषित की गई। आत्म सुरक्षा अपने जीवन की, अपने शरीर की सुरक्षा तथा अपनी संपत्ति की सुरक्षा, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। डिफेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, दो चीज में डिफाइन किया। इसका दूसरा पार्ट आता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होता है, सब इंपॉर्टेंट बात है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब स्टार्ट होता है जबकि आपको खतरा स्टार्ट होता है। इमिनेंट की मतलब उस बात का जब स्टार्ट हुआ खतरा तो इमिनेंट हो गया। जिस समय आपको खतरा स्टार्ट हुआ उसी समय आपका आत्म सुरक्षा का अधिकार भी प्रारंभ हो गया। राइट, ये नहीं है कि आपको फ्यूचर में खतरा है, किसी ने कह दिया कि मैं आपको जो है 3 दिन बाद गोली मार दूंगा या संडे को वहां मिल जाना पड़ना गोली मार दूंगा, तो आप उसकी सुरक्षा में सैटरडे को ही उसे गोली न मार दें, ये आपको सुरक्षा नहीं है। कि उसने मुझे धमकी दी है कि संडे की शाम को 5 बजे मैं अगर मेरा काम हुआ तो तुझे गोली मार दूंगा, तो तुम यार ये 5 बजे गोली मारेगा, इससे तो अच्छा मैं शनिवार को मैं इस काम को कराऊँ, नहीं मारूंगा मुझे। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब आपकी बात आ गई इमिनेंट डेंजर में स्टार्ट। अब सबसे बड़ा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है? जैसे इतिहास में लिखा हुआ राइट ऑफ अपनी सुरक्षा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी अपनी सुरक्षा, तो अपनी सुरक्षा में भाग, जैसे आपको खतरा उत्पन्न हो आप भाग जाओ मौके से, आपकी सुरक्षा होगी। लेकिन कानून इस भागने को प्रोत्साहित नहीं करता, ये भी नहीं कहता हमेशा भागी जाओ, आपके लिए बेस्ट है, लेकिन कानून के लिए बेस्ट है। कानून आपको अधिकार भी देता है अपने आपको डिफेंड करना। अगर वो आपको एक थप्पड़ मारने जा रहा है तो उसका आप हाथ पकड़ सकें, रोक सकें, गोली मारने जा रहा है तो आप इसको, तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो गया। कब एक्ट हुआ मतलब कब प्रारंभ हुआ? व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के कोर्स, ठीक है, समझ में आ गई? जैसे खतरा प्रारंभ हुआ ये डिफेंस प्रारंभ हुआ। अब ये खत्म कब होगा? इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है या तीसरा पार्ट समझ लो। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है आप समझिए, कब प्रारंभ हुआ, कब ये खत्म हुआ। मेरा प्रारंभ कब हुआ बताया, कब प्रारंभ होता है? यही बोलो ना, अरे आप तो तेजी से बोलो यार, कल को लिखना है। जब आपके बोलने से निकलेगा तो कलम से भी निकलेगा। जब खतरा प्रारंभ हुआ और ये समाप्त खत्म होता है क्या निकलेगा? इसका मीनिंग ही क्या दूसरा? जब खतरा समाप्त हो गया, खतरा समाप्त होने के बाद भी आप उसको मारे चले जाए, वो एक्सीड होता है। ये आपका एक्सीडिंग ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आपने एक थप्पड़ मार दिया, खुद ही बेहोश हो गए, गिर गया, अब क्या गोली चलाएगा, क्या मारेगा आप किसी को? खतरा। चौथा पार्ट इस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का क्या? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बच्चे या अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के अगेंस्ट भी आपको है। तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसका टेक्निकल क्वेश्चन क्या है? क्या वह व्यक्ति जो अपराध कर रहा है यदि वह कर देता तो अपराध की श्रेणी में ना आता? समझ रहे हो बात को? बारीकी की बात करो। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आपके ऊपर आक्रमण करना जिसका आक्रमण करना अपराध की श्रेणी में नहीं है, उसके प्रति भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको सबके प्रति है। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं? मान लो बच्चा आपको ईंट लेके भाग रहा है आपके पीछे, बच्चे के द्वारा एक्सेप्शंस में लिखा हुआ बच्चा द्वारा ईंट मार भी देगा तो अपराध नहीं है। ये अनसाउंड माइंड का व्यक्ति अगर ईंट मार भी देगा तो उसके द्वारा किया जाएगा ईंट मारना अपराध नहीं है। क्या उन दोनों के प्रति आपको अधिकार है सुरक्षा?
उन दोनों के प्रति आप सुरक्षा मुझे सबसे, कुत्ते से, बिल्ली से, बच्चे से, पेड़ से, गाय से, सबसे इतनी बड़ी चीज है आप अपनी सुरक्षा में सबसे करें। अब इसी का 5वां पार्ट, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये पूरे 20 नंबर के क्वेश्चन तक एक्सटेंड हो जाता है आपका कि कब डेथ कॉज करने के लिए भी आपको अधिकृत करता है अपोनेंट की या असेलेंट हमलावर की मृत्यु तक आप पारित कर सकते हैं। किन स्थिति में? ये पूरा चैप्टर आपका 96 to 106 है। 96 IPC to 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का सवाल जरूर आएगा, आप ये सोच के रखें। 20 नंबर रहेगा, 20 का आवे, 10 का आवे, 5 का आवे, 4 का आवे, 2 का आवे, क्वेश्चन जरूर आएगा। कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। बोल दो थोड़ी सी और बोल दो तब ऊपर जाएगा। फेसबुक पर ऊपर से लौट के होने वाला है। 3 महीने वाला है आपका बढ़ने वाला है। इसके जोड़ीदार लड़की आती थी पहले, वो भी बहुत दिनों से मिले। शुरू में दोनों ड्राइवर आते थे, दोनों एक से। और श्रीमान बहुत दिनों बाद आया आज तो बिल्कुल, जब आए तो डेट आ गई है। समझे साहब? मृत्यु तत्कालिक कर सकते हो जब आपको खुद की अपनी मृत्यु तत्कालिक, जिस एक्ट से आपको लग जाए कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा, अपनी जान बचाने के लिए आप दूसरे की जान ले सकते हो। ये है इसका प्रिंसिपल। जब आपकी जान भी बनना है, बिल्कुल ऐसा खतरा आपको हो जाए कि ये मुझे मार देगा या मैं मर जाऊंगा अगर मैंने इसको नहीं मारा था, तो इस स्थिति में आप उसकी डेथ करने कॉज कर सकते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी का भी उसी हिसाब से चलता है जिस हिसाब से आपके, जैसे बॉडी का चला वैसे ही प्रॉपर्टी का चलेगा। जितना आपको अपनी बॉडी की सुरक्षा का अधिकार है उतना ही आपको प्रॉपर्टी की सुरक्षा का भी अधिकार है। सर ये हाउस ट्रेसपास होता है, उसमें भी हम आ सकते हैं? कोई डेंजर लगा कि कुछ हो रहा है? देखिए हाउस ट्रेसपास तो नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। नहीं हाउस ट्रेसपास में कैसे मार सकते हैं बताओ? सर जैसे रात के समय कोई आ गया, वो अलग चीज है, रात में भी चलो आ गया तब भी आप ये नहीं उसकी डेथ ही कॉज कर रहे हैं। पहले आप उसे प्रोटेस्ट करेंगे, वार्निंग देंगे, क्यों घुस रहा है, कैसे घुस रहा है, क्या है, शोर मचाओगे, भागो। जब वो इतना ऑफेंसिव हो जाए कि सर वो आपको मार के भी आपके घर में घुसने के लिए तैयार है, आपको यहाँ बिल्कुल आपके उस पर पहुँच गया है, वॉलेट पे पहुँच गया है, आपकी सेफ के पास खड़ा हुआ है, नहीं हट रहा है, सेफ में से बाहर निकाला है, गुलबार पर उसके हाथ में लगी हुई है। इतना टेरर नहीं है आपको कि ये अगर इसको नहीं मारा गया तो ये मार लेके भागी जाए, मैं फिर इसे इसके बचा नहीं पाऊंगा अपने प्रॉपर्टी को, या मार लेके भाग रहा है तो मैं आपका गोल्ड का भरा हुआ बक्सा है, गोल्ड की भरी चीजें उठा कर चल दिया, आपने वारंट भी दी तो आप मारेंगे, उसके पैरों की तरफ नहीं मारेंगे, इवन दिन भागे चले जा रहा है दूसरी पार्टी से। वो तो नॉर्मल है, जैसे अपने डिफेंस में भी पहले पैरों पे मारेंगे, बाकी इसमें भी ये आपका जो है तो ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। यस मतलब इसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जैसे मतलब 20 नंबर का सवाल है तो सारी बातें लिख सकते हैं, छोटी लाइन करके सब लिख सकते हैं। और क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में उतना ही इस्तेमाल करना है जितना आवश्यक है, उस डेंजर को खत्म करने के लिए जितना भी हम मिनिमम डिफेंस इस्तेमाल करना, मैक्सिमम नहीं करना। वी हैव टू यूज मिनिमम फोर्स, जितनी भी मिनिमम से काम चल सके। खाली हल्ला मचाने से काम चल जाए, थप्पड़ मारने से काम चल जाए, लाठी मारने से काम चल जाए, लाठी पैरों मारने से काम चल जाए, लाठी केवल हवाई फायर करने से काम चल जाए,
minimum force is to be used. तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का आपका पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ है, और इस पर सवाल आप इसको पढ़िएगा ध्यान से, पूरा क्वेश्चन वाइज, चाहे यूनिक से पढ़िए चाहे टेक्स्ट बुक से पढ़िए, कहीं से जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो इस चैप्टर को पूरा पढ़ जाइए। एक क्वेश्चन 20 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा। अब कोई शक, हिम्मत इससे ज्यादा हिम्मत और क्या होगी? तो 100%। देखिए आप जितने बैठे हो आपकी तो सबकी गारंटी है, जो नहीं बैठे उनकी भी गारंटी एक्टिव है। देखिए आप लोग यहाँ बैठे हो, ये गारंटी का पार्ट है। 60 स्टूडेंट में से 10 या 12 आप यहाँ बैठे हुए मान लो, तो ये गारंटी का पार्ट है। अगर ये 10-12 भी पास नहीं होगा तो क्या 49 थोड़े होंगे, वो 49-50 की में से भी जब 45 पास होने हैं, 2-4 ही पास नहीं होने, जब बिल्कुल नहीं लिखेंगे नहीं पढ़ेंगे। लॉ करने आए हैं, ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, तो इतना, और आपकी एक स्प्रिट होनी चाहिए बस। साइंस साइड के सब्जेक्ट और आर्ट साइड के सब्जेक्ट में बहुत फर्क है। ये पूरा थ्योरेटिकल और आर्ट साइड का सब्जेक्ट है, इसमें साइंस को कुछ है। साइंस साइड में आपकी खाली स्प्रिट पे वहाँ आपको टेक्निकल बातों में जाना है, फॉर्मूले पढ़ने हैं, थोड़ा हाथ देखनी है, 2-2-4 करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, हाथ से भी लिखना है। यहाँ पास होने के लिए अगर आपकी स्प्रिट भी है ना कि मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, तो भी आप पास हो। जिसकी स्प्रिट ही नहीं है, पहले दिन इसी टाइम काम में जा रहा है, या पढ़े ही नहीं रहा, या जिसका अरे हो गई ना हो गई पास हो जाएंगे, नहीं होगा, जैसे जरूरत ही नहीं है। दूसरी सेंस में स्प्रिट नहीं है, पहले जरूरत नहीं है, वो भले ही रुक जाए, अदरवाइज जिसमें थोड़ी सी लगन है पढ़ने की वो पास हो जाता है, थोड़ी सी लगन है। ये बिल्कुल रिकॉर्डेड बात है, और फिर रिकॉर्ड हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक राइट मैडम मैंने एक क्लास शुरू कर दी। सर एक्चुअली सर मैंने मीटिंग में क्वेश्चन पुट किया था कि क्या हमारी क्लासेस सस्पेंड करेंगी। अगर ऐसा कह देते तो हम लोग फिर एसएमएस करवा देते तो क्लास करवाना नहीं, क्लास कंटिन्यू करनी है। हाँ तो मेरे पास तो कल शाम को पूरा आया था ना, तो ये आना है तो क्या जाएंगे आज सुबह यहाँ पर आए रिपोर्टिंग जी सर तो कहते हैं कि नहीं अभी इनॉग्रल सेशन है, आप सब लोग वहाँ चलिए, स्टूडेंट्स को भी कह दीजिए कि बॉडी में बैठ जाए। सर ये मैं तो चल आके वापस हो गया था, चला नहीं गया था, फिर दोबारा से फोन आया इसी तरह से बोला 5000 बता दे मैडम, फिर आप रास्ते में हो तो वापस आ जाओ, दोबारा वापस आया और फिर यहाँ ले मैडम मैंने छोड़ा मैं उस लायक नहीं हूँ जिस लायक में आपकी बातें होती हैं। ऐसे ही रहेगा, एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा।
पीरियड तो इनका काटने से ज़्यादा शायद नहीं मुझे नहीं है ऐसे। नहीं स्टूडेंट भी स्टूडेंट्स भी हैं। मैं भी इसलिए इधर में देख लिया था कि क्या चल रहा है डिपार्टमेंट में। 2 घंटे की क्लास है आपकी मेरी मैंने ये देखा मैं एंगेज हूँ, जब वहाँ से फ्री हो जाएंगे तो मैं डेफिनेटली आ जाऊँगी। हम इंतजार करेंगे। सर लंच भी है, वो तो प्रोग्राम 5 बजे तक है, उनके ऊपर है कि क्या है। अब उन्होंने परसों मेरे को आप वहाँ बिजी हो जाए तो मैं देता हूँ। सर लंच वगैरह नहीं मैं वैसे भी नहीं। हम आ जाएंगे। मतलब चिंता ना करो, इशारा करना। आप एंजॉय करो अपना बात एंजॉय करते वेस्ट नहीं जाएगा। सर आईटी सेक्टर का हमें कुछ पता नहीं, आईटी फील्ड का वो क्या बोल रहा है क्या आप लोग नहीं को बोल नवा रहा बिठाना था है। बस वो बेहतरीन दिखाना है। मैडम गोभी मत खाना, बड़ी बेकार है। गोभी में क्या है? खाना नहीं, मैं तो लंच ले रही आई हूँ। अपना लंच बढ़िया सर आप जाए तो आपका फोन नंबर दे दीजिए मेरा, आप एक बार मुझे बता दीजिए कैसे। जब जाऊँ यहाँ हाँ जी। से एक नंबर से टाइप की है मैडम बता देंगे हमारे पास। चलो बताओ मैं जब लिख लूँ आप लिखो वही लिख लूँगा मैं 12:30 के आसपास ठीक सर बात पूरी हुई लाइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की वो 6 पॉइंट के लिए नहीं प्राइवेट डिफेंस। वही तो 6 पॉइंट 6 पॉइंट कब है रेड डज पहला जो सवाल था रेड पर में जब ग्रीवियस एक्ट का खतरा हो रेप का खतरा हो किडनैपिंग का खतरा हो रॉन्गफुल कंफाइनमेंट का खतरा हो अननेचुरल लस्ट का खतरा हो दैट इज ऑल ये 6 पॉइंट आपको याद करते हैं लिखने हैं ये इंपॉर्टेंट है 6 के 6 प्राइवेट डिफेंस में 100 का सेक्शन 100 में जो 6 पॉइंट देखिए दोबारा सुन लीजिए 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई 6 पॉइंट नहीं बता दूँ वरना कल आपको जाके 6 पॉइंट तैयार कर लेते जब आपको अपनी मृत्यु का खतरा हो जब आपको ग्रीवियस एक्ट का अपने ऊपर खतरा हो जब आपको अपनी किडनैपिंग का खतरा हो जब आपके अपने रेप का खतरा हो जब आपको अपने अननेचुरल लस्ट का खतरा हो और रॉन्गफुल कंफाइनमेंट का खतरा इन 6 परिस्थितियों में आप सामने वाले की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं ये 6 पॉइंट आपने लिखे नहीं और 10 नंबर आपके तैयार हुए नहीं केवल शॉर्ट में लिखे हुए 6 पॉइंट इट मीन्स 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट लिखने से ही विस्तृत तो आपको अपना टाइम काटने के लिए लिखना है पढ़ने वाला भी इतनी बात पढ़ेगा लिखना भी आपको इतना ही है अब क्वेश्चन मान लो आपको 20 नंबर का दिया था आपको खुद लगेगा यार मैंने क्या 3 लाइन में बात लिखनी ये बात 3 लाइन में आ जाएगी 6 पॉइंट लेकिन आपको थोड़ा सा बढ़ा दो ना तो बढ़ा बात यही है दूसरा मैंने वो बता दिया यूनिट और माइनर पार्ट इसे अभी करा दें 107 से बैठ अच्छा अब दूसरे हैं 107 से अबैटमेंट में 107 अभी अबैटमेंट में 176 तो ये बॉडी वाला हो गया बॉडी के 6 पार्ट हो गए 6 पार्ट में आप डेथ कॉज कर सकते हो अब प्रॉपर्टी के कौन से 6 पार्ट हैं जिनमें आप डेथ कॉज कर सकते हो प्रॉपर्टी का क्या क्वेश्चन कम आता है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि क्वेश्चन केवल बनाने वाला भी टेस्टिंग बनाता है तो वो बॉडी के लिए लिखता है इसकी सेक्शन अब आप बॉडी के लिए कर सकते हो लेकिन प्रॉपर्टी का भी अगर आता है दोनों का कंबाइंड आ जाए तब आप प्रॉपर्टी के लिए 4-5 पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिए 4 है मतलब कौन से रॉबरी अब देखिए कैसे कनेक्टेड है रॉबरी में आप डेथ कॉज कर सकते हो और रॉबरी आपकी प्रॉपर्टी से बॉडी से भी कनेक्टेड है रॉबरी बिना बॉडी के तो होगी नहीं जब तक आपके काम पर रिवाल्वर नहीं रखेगा इंस्टेंट डेंजर ऑफ ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा तब तक रॉबरी नहीं होगी आप
वो रूल में ये तो बताया गया है कि कट्टा सर पर रख के या रिवॉल्वर सिर पर रख के इमीडिएट डेंजर में आपको डाल के आपसे पर्स लेना या आपकी कोई प्रॉपर्टी लेनी। और इमीडिएट डेंजर से आपको ये भी दिख रहा है कि रिव्यू सेट हो जाएगी, मैं अगर नहीं लूँगा तो चला देगा, मेरी डेथ कोच कर देगा। तो प्रॉपर्टी के उससे कनेक्टेड होगी। रॉबरी इज कनेक्टेड विद प्रॉपर्टी। बॉडी प्रॉपर्टी तो यही है, प्रॉपर्टी भी जा रही है, बॉडी भी जा रही है, तो दोनों स्थिति में आप डेथ कोच कर सकते हैं। तो रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट, घर में आपको रात का कोई ताला तोड़ गया है, या हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट क्या होता है? ये क्रिमिनल ट्रेसपास है आजकल। हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट सीधा है, ऐसे रास्ते से घुसना। हाउस ब्रेकिंग का मतलब हाउस तोड़ना ही नहीं है, उस रास्ते से घुसना जो जनरल एक्सेस के लिए अलाउड नहीं है। इसमें रात्रि मस्ट है वेदन, रात्रि गृह वेदन, राष्ट्रीय गृह वेदन, रात्रि गृह वेदन नाइट मस्ट है। हाँ। अगर वो किसी ऐसे रास्ते से कूद के आ रहा है, खिड़की में से कूद रहा है या दीवार कूद रहा है या पाइप के सहारे चढ़ रहा है, तब आप जो है उसको मार तक नहीं सकते। मिसचीफ बाई फायर, आपकी बिल्डिंग में कोई आग लगाना चाह रहा है, और वही जो आप पहले बात चल रही थी कि इस तरह से मान लो चोरी कर रहा है या मिसचीफ कर रहा है या रॉबरी कर रहा है, जिससे आपको ये भय उत्पन्न हो जाए कि ये मुझे मार नहीं सकता। सीधी सादी बात हुई, प्रॉपर्टी का में भी डेथ आप तब कॉज कर सकते हैं जब साथ ही साथ आपकी बॉडी भी इफेक्ट हो रही है मोस्टली। अगर वो इस तरीके से तैयारी करके आपके घर में चोरी करने के लिए घुसा है कि उसके हाथ में चाकू लगा हुआ है, उसके हाथ में रिवॉल्वर लगी हुई है कि आपसे छेड़ेंगे तो वो चाकू भी मार सकता है आपको, या आपके पिक पॉकेटिंग कर रहा है, आपके दिल में ये रहता है अधिकतर जितने भी क्रिमिनल्स हैं कि वे सीधे साधे चोरी करने तो आई नहीं है, कोई ना कोई हथियार लेके जरूर आता है। तो इसके पास से कोई हथियार भी है या वो शो कर रहा है, उस केस में आप उसकी डेथ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी और बॉडी दोनों करें। प्रॉपर्टी की ऐसी थेफ्ट जिसमें आपकी बॉडी भी इफेक्ट होने जा रही है, हो सकती हो, प्राइवेट डिफेंस में होना जरूरी तो ही कि हो जाए। आपको इमीडिएट डेंजर, खतरा, भय पैदा होना है, तो चाहे आप चोरी के वक्त भय पैदा हो रहा हो, चाहे ठीक है साहब। नाउ इट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दोबारा नहीं। कोई अभी पूछना हो तो पूछ लो। उसमें 6, इसमें 4। 14 होता है इसमें। चोरी, कैसे आना चाहिए, मृत्यु नहीं सुना चोरी के, चोरी निश्चित। अरे यार सबसे पहला बोले कौन, तीसरा आत्महत्या, और चौथा चोरी दृष्टि या ग्रह अधिकार। इसका केस सॉल्विंग नो, अगर क्वेश्चन ये केस लो इसको सब जो है उन्होंने केस लो को ये समझाता है कि बाकी जितने पहली बात है वो ये बहुत जितने स्टूडेंट्स के लिए है। पूछा जा चुका पास स्पेसिफिकली अगर केस लो ही पूछा जाए तब तो आप केस लो लिखिए। जनरली केस लो के चक्कर में आप पढ़ोगे तो आपको एग्जाम की तैयारी में आता है ना, वो खत्म होगी। केस लो पढ़िए, आप कंपटीशन के लिए जाए, वहाँ केस लो ये मस्त। वहाँ जब तक केस लो नहीं रहेंगे तो आपको कंप्लीटली एक नंबर का कंपटीशन है। यहाँ अगर मैं केस लो सबको बताना चाहता हूँ तो आधे से ज़्यादा भूल जाएगा। जिस लेवल से हम लेके चल रहे हैं ना, हम उसी लेवल पे रहते हैं। हमें 70 अपने 60 मार्क्स तक लेके चल रहे हैं। 70 आसानी से आ सकते हैं, जितना मैं बता रहा हूँ उतने से ही। क्योंकि नहीं आज ज़्यादा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जितना बता रहे हैं वो कम है या जितना आप लिख रहे हैं वो कम है। भाई मान लो कानून में ये 6 चीज़ें लिखी हुई हैं तो 6 से ज़्यादा तो कोई पैदा कर नहीं दे। अगर मान लो सीधा सवाल आ जाए कि आप
कब अपोनेंट की मृत्यु तक खारिज कर सकते हैं इन राइट ऑफ टाइम डिफेंस ऑफ बॉडी, तो इन 6 के अलावा 7वीं चीज़ कहीं नहीं लिखी और 6 आपने लिख दी तो 20 में से 20 पूरे हो गए। लेकिन वो एग्जामिनर भी मार्क्स कैसे देता है, वो 60-70 तक लिमिट करके सकता है। बाकी सेक्शन लिखे लोअर में वो कर लेता 40-45 थे और हायर में तय कर लेता 70 थे। उसकी कॉपी वॉपी कोई देख लेता है कैसा एग्जामिनर आया, क्या है, जनरल मार्क्स। अगर वो किसी को 80 दे देगा तो उसकी कॉपी पिक हो सकती है, उस एग्जामिनर की भी क्वालिटी चेक हो सकती है कि यार इसने कैसे 80 दे दिए इसको, या कैसे इसको 30 दिए, इस लड़के को जानबूझ कर फिर नहीं कर दिया, तो वो लेवल पर रखते हैं एग्जामिनर। ठीक है सर। फिर अब एक दूसरा सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी या कॉमन इंटेंशन से आप क्या समझते हैं? दोनों एक ही है, एक ही चीज। सेक्शन सेक्शन 34 आईपीसी, कभी कभी ये सेक्शन इतना जनरल सेक्शन है, खाली सेक्शन 34 आईपीसी लिखा हुआ है। हाँ, या इसमें डिफरेंस मानते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन में क्या है? अब कॉमन इंटेंशन क्या हुआ? सेक्शन 34 सबके द्वारा सबसे पहले कॉमन इंटेंशन के लिए सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी इंटेंशन जो क्रिमिनल हो, पहली बात अपराध करने का इरादा। हमारी सबकी वो इंटेंशन है कभी चलो आज सब चल के वहाँ खाना खाएंगे, बैठेंगे, आज पार्टी करेंगे, तो ये कोई कॉमन इंटेंशन या क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। इसका सेक्शन 34 से कोई लेना देना नहीं। एक कॉमन इंटेंशन ये अभी चल रहे हैं सेमिनार इन्होंने कैसे कर रखी है, इसमें जाके अभी तोड़ फोड़ मचाते हैं, देखते हैं अभी इनको फिट करते हैं। चलो ये एक अपराध करने की इंटेंशन हुई, तो ये कॉमन इंटेंशन हुई। इसमें आप कोई सा कुछ भी काम करें, सब एक जॉइंट लायबिलिटी है। इस सेक्शन 34 के सहारे आप सबको पनिश किया जा सकता है एक ही ऑफेंस के लिए। फर्क क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है इसका कॉमन इंटेंशन का? एक तो प्री अरेंज्ड प्लान होना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले आपकी प्री माइंड ऑफ मीटिंग्स इज ए मस्ट। आप ये होना चाहिए आप सबने एक प्लान किया 5 आदमी। दूसरा पार्ट क्या है इसका? प्लानिंग के बाद इन फर्दरेंस ऑफ दैट प्लान, उस प्लान को मूर्ति रूप देने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए कुछ एक्ट ऑफ करना। तो वो जो हमारा एक्ट ऑफ है उसी प्लान के मुताबिक होना चाहिए, प्लान से इधर उधर नहीं होना चाहिए। प्लान से इधर उधर किया गया काम कॉमन इंटेंशन में नहीं। पहला प्लान
किसी क्रिमिनल काम के लिए प्लान की फर्दरेंस में एक्ट अपॉन करना और फिर अपराध करना। तो उसमें यदि 4, 5, 3, 2, 1, 7 जितने भी आदमी हैं वो सब इक्वली लायबल होंगे आपके एक काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल 5 आदमियों ने सोचा कि आज उस फला घर पर जाकर लूट करनी है या फला व्यक्ति का जाकर मर्डर करना। 5 आदमियों ने प्लान बना दिया और प्लान बना के चले, एक कार लेके चले, मैं कार स्टार्ट करके रखूँगा, तुम अंदर घुसोगे, तुम कट्टा लेकर जाओगे, तो चाकू लेकर, मतलब डिफरेंट एक्ट्स हैं। कॉमन इंटेंशन उसको मारना है या मार लूटना है। अगर 5 कपिटलिक ना हो तो वो काम ना हो सके। 5 का इंटेंशन कपिटल है, 5 की प्लानिंग है और 5 उसी प्लान से काम कर रहे हैं, तो 5 के 5 ये नहीं बाहर खड़े वाला फ्री हो जाएगा। बाहर खड़े वाला भी अगर अंदर मर्डर प्लान करने गए तो 302 रेड विद 34 रेड विद सेक्शन 34 आईपीसी पनिशेबल हो जाएगा, वही लाइफ इम्प्रिजनमेंट। खाली बाहर खड़े होने के लिए कब सजा मिलेगी? पूरी 302 की सजा मिलेगी। ये है फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, आपने काम किया है तो वो आप इक्वली लायबल हैं उस एक्ट के लिए। समझ के बात क्लियर है? अब फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन काम नहीं है। कॉमन इंटेंशन तो प्लान ये करके चले थे कि हम वहाँ जाकर लूट करें, लूटने का प्लान है। अब जो लूटने के लिए 3 अंदर घुसे, उसने किसी से छेड़खानी भी कर दिया, तो उस रेल में जो कमेंट किया उसके लिए जो बाहर खड़ा हुआ आदमी प्लान में था, नॉट रेस्पॉन्सिबल। उसका ये एक्ट जो है उस कॉमन इंटेंशन या कॉमन प्लान से या उससे एक्सीड कर गया, वो डिफरेंट एक्ट हो गया, उसके माइंड की अलग करनी चाहिए। कॉमन इंटेंशन में जो माइंड कॉमन माइंड में बात थी, जो 5 आदमी सोच के चले थे या 3 आदमी सोच के चले थे, इतना ही काम किया उतना करते हैं, 3 इंडस्ट्रीज। ये है फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन चाहिए, फिर ये अरेंज प्लान होना चाहिए, ये सेक्शन 30। अब इसका दूसरा पार्ट आता है कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए एक तो अनलॉफुल असेंबली, 5 आदमी होने चाहिए। यदि 5 या 5 से ज्यादा आदमी होते हैं तभी ये अनलॉफुल असेंबली और कॉमन ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन लगाया जाता है। ये इस सेक्शन में हम फिनिश होते हैं रेड विद सेक्शन 34, उसमें होते हैं रेड विद सेक्शन 147 रेड विद ऑब्जेक्ट है, रेड विद सेक्शन 148, रेड विद सेक्शन 149, 147, 48 और 49 का वाली फ्रिक्वेंसी है, तो उसमें सिर्फ 147 विदाउट वेपन्स, 148 की गैदरिंग है तो विद वेपन्स है, 149 की फायर आर्म्स है। कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग वेपन्स के हिसाब से वो गैदरिंग बनाएगी। अब 5-7 आदमियों का एक कॉमन ऑब्जेक्ट है कि आप जंतर मंतर पर धरना देना, एक वो लगा हुआ है, सिर्फ दफा 144 की लगी हुई है, 5 या 5 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। इवन सबने एक उद्देश्य बनाया कि वहाँ जाकर पार्लियामेंट का घेराव करना है या प्रिंसिपल का घेराव करना है, तो ये काम आते हैं। इस घेराव में आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई ऐसा प्लान नहीं है कि फला जाकर क्रिमिनल एक्ट करना है, एक कॉमन ऑब्जेक्ट। और उस बीच में कोई मान लो पत्थर उछाल देता है या बल्बा हो जाता है, लाइट हो जाता है, तो सबके सब लाइव कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए फिर वो क्रिमिनल उसमें सब है। ये सिर्फ कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन इंटेंशन का फर्क है। कॉमन ऑब्जेक्ट को आईपीसी में बताया था क्या? हाँ हाँ, 147 चलता है, 149। सर ये कॉमन इंटेंशन में आपने बोला कि पहले से इंटेंशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट में जैसे 5 बजे मिल गए कोई इंटेंशन नहीं है, ऑब्जेक्ट में कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होती, वहाँ जाते वहाँ जाके क्रिमिनल में कन्वर्ट हो जाता है। मंत्री ने कोई ऐसा बात नहीं कि उनकी कम्युनिटी को हर्ट कर दिया, हाँ वो क्राइम में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने तुम्हें अचानक किसी ने पत्थर उछाल दिया, उनके बाद उनकी कम्युनिटी पत्थर उछाल दिया, पत्थर उछलने से राइट हो जाता है कुछ इरादा कुछ भी नहीं है, शांतिपूर्वक धरना देने चले थे, शांतिपूर्वक धरना देकर लौटेंगे, लेकिन वहाँ ये काम कर दिया आपने। अनलॉफुल असेंबली आप है आपकी दफा 144 लगी हुई है, ब्रीच अनलॉफुल असेंबली ये मस्ट 5 या 5 से ज़्यादा आते होना मस्ट हो, 5 से कम में ये ऑब्जेक्ट वाली बात नहीं आएगी।
149 100। एक सवाल आता है, एक कॉमन हो गया, कॉमन इंटेंशन हो गया, भाई ये नहीं क्या होता है? बाइगेमी है हैविंग ए हस्बैंड और वाइफ लिविंग। ये पूरा सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन छोटा सवाल जरूर आ सकता है। बाइगेमी क्या होता है? चार सौ 494 हिंदी की लिखा है, 494 तो बाइगेमी क्या है? पुनर्विवाह या कुछ ऐसा होगा। देखो पूरी हिंदी हो गई यार, बाइगेमी का नाम हुआ है, एक भी डेफिनेशन होगी किसी शादीशुदा व्यक्ति का, ये तो डेफिनेशन है, ये तो बाइगेमी की हिंदी पुनर्विवाह द्विविवाह किसी ऐसी दिशा में विवाह करेगा। वो तो यार डेफिनेशन है, हेडिंग क्या है इसका? सर बुक में दिया हुआ है द्विविवाह, इसमें नहीं दिया हुआ। सीधी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करना, यदि पत्नी जीवित है तो दूसरी शादी करना, पति जीवित है तो दूसरी शादी करना, इस कोड पाई गई। ये भाई अब इस पर प्रश्न क्या है? बाइगेमी कम ऑफेंस नहीं है, ठीक क्या मर गई कितनी गलत बात कही है या साथ और यही तो ऑफेंस ही नहीं है। या सर वो इस काबिल ना हो, बाइगेमी तो नहीं हो, बाइगेमी तो भैया जीवित रहते हुए, पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना इस बाइगेमी, इट इज एन ऑफेंस। अब ये कम ऑफेंस नहीं है, पति पत्नी जीवित तो है लेकिन हमारा एक वैलिड कोर्ट से डाइवोर्स हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, किसी वैलिड कोर्ट ने हमारी पहली शादी को वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि वो शादी आपकी गलत है, जैसे कि बाल विवाह के मामले में। बाल विवाह के मामले में उस शादी को हम इनवैलिड डिक्लेयर करा लें, वॉइड डिक्लेयर करा लें, तो दिया रहेगा। क्या पागल हो जाएगा? नहीं, पागल हो जाने में नहीं है। शादी के बाद पागल हो जाए, पागल होना इज नॉट ये ग्राउंड। अगर सर फर्स्ट टाइम अगर पागल होना ग्राउंड हो जाए तो 80% आदमी अपनी बीवियों को पागल कर दें और दूसरी शादी कर लें। वो काम वही ना, वो पागलपन डिक्लेयर करा के डाइवोर्स आप ले लें। यार आपने डॉक्टर से सर्टिफिकेट लिया कि मेरी बीवी तो पागल है और आप दूसरी शादी करेंगे, टेट लोगे, दिस इज नॉट अलाउड। उस सर्टिफिकेट के आधार पर उस शादी को आप वॉइड डिक्लेयर करा लें या डाइवोर्स ले लें, या वो मतलब उस शादी को अवैध करार दे दें किसी भी तरीके से। वो एग्जिस्टेंस में ना रहे मैरिज, पागल है जब तक शादी तो एग्जिस्टेंस में है, चाहे आदमी पागल हो चाहे पत्नी पागल हो, मैरिज एग्जिस्ट कर रही है, उसका राइट खत्म नहीं हो जाता पागल होने से। क्या पता कल को ठीक हो जाए, 2 दिन बाद तो ठीक भी तो हो सकता है। सर अगर फर्स्ट वाली वाइफ के बच्चे नहीं होते तो सेकंड मैरिज नहीं, ये भी कोई ग्राउंड नहीं, ये हाईली एब्सर्ड बात है आज की डेट में। अगर ऐसा हो जाए तो फिर फ्री हो जाएंगे, बहुत आदमी फ्री हो जाएंगे। अगर फर्स्ट वाइफ कंसेंट देके शादी कराए फिर भी वो क्राइम होता है। फिर भी क्राइम है, वो तो आपकी दूसरी शादी इलीगल नहीं मानी जाएगी, चाहे वो कंसेंट से हो जाए। अभी कल अब एक मैं चलो अभी ध्यान आ गया इनकी बात पे, कल एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब एक ऐसा मैटर मेरे पास आ गया।
कॉलोनी की किसी एक लड़की ने फ़ोन किया कि सर मैं आपसे डाइवोर्स के बारे में सलाह लेना चाह रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक भी नहीं थी, मैंने मना भी किया उसको। मैंने कहा आई एम नॉट फीलिंग वेल, आप कल आ जाए। बोली नहीं साहब मुझे एक्सेप्शन में ले लें और मैं दिल्ली से आई हूँ, फिर नहीं आ पाऊँगी। नहीं चलो आ जाओ। ऐसी ज़्यादा तबीयत भी खराब नहीं थी कि मैं उठी आ जाऊँ, थोड़ा हल्का सा फेवरिश थी बॉडी, मैं उठे बैठ गया। अब बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम्पल सामने आती है, डिफरेंट स्टोरी सामने आती है। तो बिल्कुल एक लड़की सीधी सादी सी दुपट्टा सा बांधे हुए मुँह पे, उसकी छोटी सिस्टर साथ में, उसके चाचा साथ में, 3 आदमी आके बैठे थे। सब मैं डाइवोर्स के बारे में बात करना चाहती हूँ, ये बताओ। अच्छी खासी लड़की, पढ़ी लिखी। बोले सब मेरी शादी 9 साल पहले हुई थी और मैं मम्मी हूँ और मैं डाइवोर्स क्यों लेना चाहती हूँ डाइवोर्स? तो सर वो मेरे हस्बैंड जो है अभी 8-9 महीने पहले टूरिस्ट उस पर कंपनी के काम से मैक्सिको गए थे और वो वहाँ से एक और कर लाए। मैंने आज लोगों को ये क्या किया तुमने भाई, ये क्यों कर लाए? हमें तो अलाउड है, हम तो 4 कर सकते हैं। तो मेरी बात तो ठीक है भाई, उसकी तो मोहम्मद लो में 4 कर सकते हैं, क्योंकि साहब वो उसने फिर मोहम्मद लो की बात की, मोहम्मद लो में अलाउड तो है, लेकिन उसमें ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों को मेंटेन करेगा। लेकिन अब वो मुझे मेंटेन नहीं कर रहे, उसी की तरफ ध्यान है उसका सारा, अलग रह रहा, उसके साथ सब कर रहा, ना मुझे मेंटेनेंस दे रहा, ना कुछ खर्चा दे रहा, ना कुछ कर रहा। और मुझे आप डाइवोर्स दे दो कैसे? फिर मैंने उससे पूछी शादी कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, उधर कैसे सब बातें हुई। एक बात अंदर से और निकल के आई कि शी वाज हिंदू, दार्जिलिंग की रहने वाली लड़की थी, हिंदू थी, उन्होंने मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम कन्वर्ट करके शादी की थी। दूसरी वाली पहले वाली तो वो जब मैंने उससे पूछा तो थोड़ी अंदर से वो घबराई, घबराहट उसके चेहरे में गई। वो तो सर ऐसा था कि मैं कन्वर्टेड हूँ। तो अब कन्वर्ट करके उसने शादी की, शादी के 9 साल बाद उसको ये देखने को जाए तो मैंने कहा अब क्या करूँगी फिर मानो? बोले नहीं मैं पेरेंट्स के पास चली जाऊँगी, पेरेंट्स अब भी एग्री हैं, मुझे बुला रहे दार्जिलिंग चली जाऊँगी। तो मैंने कि समझ ले तेरा डाइवोर्स हो गया। मैं ऐसी सलाह देता हूँ सबको, बहुत जल्दी मत भाग कचहरी में को, मेरे अलावा किसी भी वकील पर जाओगे आप तो कल को आपका सूट फाइल करा देगा। मैं आपको कह रहा हूँ आप कल सूट फाइल करके 6 महीने बाद डाइवोर्स आपको मिलेगा, मिल जाएगा 100% जब भी आप फाइल करोगे, आपके पास ऐसे ग्राउंड है। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपको अभी डाइवोर्स मैंने आपका समझ लो और आप घर से ये सोच के उठो कि मेरा डाइवोर्स हो गया, और पहले 6 महीने अपनी लाइफ को प्लान करो। जब आप सक्षम हो जाओ अपनी लाइफ को लीड करने के लिए, अपनी बच्चियों को पालने के लिए, आप लोगों के लिए भी, सबके लिए एक शिक्षा की बात है, तब आप कोर्ट कचहरी को घुसो। तो डाइवोर्स के बाद क्या हुआ? ये तो अलग हो गए। मैं तो अभी कह रहा हूँ एट दिस वेरी मोमेंट यू आर सेपरेटेड। सोचो ही मत उसकी तरफ लगो, जब भी नहीं सोचो कभी मत सोचो, फिर सोचो कि आपको क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है, कैसे रहना है, रह पा रहे हो या नहीं रह पा रहे हो, अदरवाइज गिव यू ए चांस। तो वैसे हाँ सर एक चांस बन सकता है, क्या भाई क्या बन सकता है? अजी वो लेडी जो आई हुई है टूरिस्ट वीज़ा पे आई हुई है और उसे 23 मार्च को जाना है, तो मैंने क्या पता 23 मार्च को भेज के वो ला गई ना, उसको डाइवोर्स दे दे, उसे छोड़िए। हाँ जी वो कह तो यही रहा है कि मैं इसे मैक्सिको छोड़ जाऊँगा, इसे नहीं लाऊंगा और तेरे साथ ही रहूँगा, तो चिंता मत करिए, तो फिर गिव मी चांस। थैंक यू सर। मैंने जल्दी मत करो, जब वो 4 महीने सोच के आ जाना तब भी 6 महीने बाद डाइवोर्स। तो ये है लाइफ में 100 पैटर्न है, लेकिन अब वो मोहम्मदन कन्वर्ट मोहम्मद 2 शादी वैलिड हो गई, लीगल सब 100 झंझट चलते हैं। खैर भाई के भी फिर आ जाओ से एक स्टोरी मैंने बीच में आपको बता दी, जनरल प्रॉब्लम एडवाइस सब चार्जेबल थी एडवाइस, चार्जेबल एडवाइस थी नहीं, मैं ऐसी बात कभी चार्ज नहीं करता। मैंने तो अपनी जब रिटायरमेंट के बाद एक वेबसाइट कोई बनाई थी, उसको लिखा था यही बात, थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर गोइंग टू पुलिस और कोर्ट। तो क्या वेबसाइट का नाम खत्म हो गई बस, अब सर वेबसाइट नाम खत्म बता दूंगा, थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर गोइंग टू पुलिस और कोर्ट। तो उसका बहुत एप्रिशिएशन मुझे मिला था।
मैं कभी आप एकदम प्रेशर में आकर ना थाने की तरफ को भागे ना कचहरी की तरफ को भागे, खूब सोच लो, वरना आपकी एक लूट तो यहाँ हुई एक थाने में जाती हो जाएगी। आपको 100 रुपए की 200 रुपए की चीज चोरी होगी, 500 की चोरी होने को दिला बैठी है। छोटी सी घटना हुई, आप रिपोर्ट लिखाई है, 10 बार आपके घर पे आएगा, इतनी बार आपको दुखी कर देगा घर आके कि आपके 1000 रुपए की तो चाहती जाएगा यार, ऐसा अच्छा भगवान सर मिलिए, ये रोज आ गए, रोज शाम को खटखटा दी मेरी दुकान। यही कचहरी का हाल है। कचहरी में हमने देखा है कि लड़कियां बहुत जल्दी से मेंटेनेंस और डाइवोर्स और इनके चक्कर में बहुत जल्दी से बात करती हैं। जब आती हैं तो बहुत तकड़ा में बैठती हैं, उनमें पूरा जोश होता है कि मैं तो अभी इसको ये दूध चटा दूंगी और ये कर दूंगी। मेंटेनेंस क्या है, 500-1000 रुपये कई साल लड़ने के बाद कोर्ट बांधती है कि 2000 महीना मेंटेनेंस। पहले तो 500 लिमिट ही थी, अब अनलिमिटेड हो गया है, समझे। तो उसमें 3 साल 4 साल लड़ते लड़ते तो आपकी मेंटेनेंस बनी, 4 साल के बाद फिर वो मेंटेनेंस वसूल करने के लिए 4 साल और लड़ते रहो। कभी 1 महीने में 500 रुपये पकड़ा जाए, फिर 6 महीने में गायब हो जाए, फिर खातों के साथ 6 महीने के पैसे देना उससे। तो देखा जाता है सब लड़कों को बहुत बुरी हालत हो जाती थी लड़ते लड़ते, 5-7 साल में उनका सब ग्लैमर खत्म हो जाता। ये मैंने प्रैक्टिकल आंखों से देखा। जिस दिन कचहरी में घुसता है अपनी, उसमें बड़ा अकड़ से जाता है। जब कचहरी से निकलता है, सुबह से शाम तक बैठ कर से पता पड़ता है आज की 1 तारीख होगी, कुछ भी नहीं हुआ। वकील भी कहता है कि देख भी यहाँ तो घुस तो गया है, रोज मेरे जान मत खाइयो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सालों साल तो पता नहीं पड़ती क्या हुआ। तो बिफोर गोइंग टू कोर्ट और पुलिस थिंक ट्वाइस ऑफ टाइम्स, ठीक है। राइट और अनलॉफुल असेंबली में क्या फर्क है? राइट एंड अनलॉफुल। छोटे छोटे सवाल हैं, ऐसे बताओ। सर राइट में तो इंटेंशनल पहले होती है ना कि जाके अंदर, वो अलग बात है। पहली बात तो हम लोग असेंबली क्या है ये बताना होगा। सेक्शन 141 में दे रहा हूं, 5 या 5 से ज्यादा जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, ये जो उसमें लोकल असेंबली की 141 में डिफाइन किए गए क्लॉज उस काम के लिए इकट्ठा होते हैं, तो वो एक लोकल असेंबली है। उनका जो मतलब साधारण भाषा में आप देखना चाहना, छोटा सा सवाल होना चाहिए कि हम अपनी आपराधिक भावना के साथ किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी ऑफिस कॉलेज को ओवर पावर करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से हम 5 या 5 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे हों कि हम जो है किसी दफ्तर पर कब्जा करेंगे, किसी ऑफिस पे करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में अल्लाह बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट में बोलेंगे, भाई आपराधिक पावर, अपने क्रिमिनल पावरफुल पावर के प्रति इस तरह से कोई मजमा होना में 5 या 5 से ज़्यादा आदमी मिलकर कॉमन ऑब्जेक्ट को लेते हुए तो हम लोग असेंबली में आप पढ़ लेना सेक्शन 141 में जो ठीक। और लिखने जरूरी है, 2 चीज लिखने ना आपके पास 5 से 5 से जितना लंबा सवाल हो उतनी बातें लिखनी है, बस लिखते चले जाना। जितनी भी दफ्तर ग्राम समाज और सब दिखाई देना सारे लिखते चले जाना, जितना बड़ा सवाल हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के 10 दफ्तर लिखना, स्टेट के लिखना, म्यूनिसिपलिटी का लिखना, सारे दफ्तर ऐसे जितने भी ये जैसे नारे लगाते हैं, धरना देते हैं, सब अगेंस्ट 144। अच्छा, अब राइट क्या है? देयर कैन बी नो राइट विदाउट अनलॉफुल असेंबली, नहीं। राइट के लिए अनलॉफुल असेंबली होना मस्ट है। 141 की जो भीड़ है, 3 आदमी मिलकर राइट नहीं कर सकते, ये कहने का मतलब। 4 आदमी मिलकर राइट नहीं कर सकते, जहाँ 5 हुए वो राइट हो गए, वो बलवा हो गया। आप लोगों की क्लास में व्हाट्सएप ले लेंगे, बस आज व्हाट्सएप और आएंगे तो वो ले लेंगे। मतलब आपको कुछ नहीं करना, सही बात है। हम जितने बाहर के आएंगे सब लेते हैं। सर अब आपकी सेवाएं तो चाहिए नहीं, हम लोगों का तो आज नहीं हो पाएगा लेक्चर, इसलिए हम बोले आई हूँ, तो आप व्हाट्सएप की क्लास में आप समझ रहे हैं, आप बिजी लोग आपको कोई ना कहीं क्या बजे आएंगे?
सबको 1 बजे से 2:30 बजे तक रोक दिया थे उसमें प्रोफेशनल एथिक्स खत्म अब मेरे सामने 2 रोटियों का सवाल है, नहीं मिल जाए मेरे 2 पीरियड है कैसे पे तो 2 ठीक है सर, लंच का आप लंच की भी 2 पीरियड भाई साहब से ले लेंगे 2 रोटी समझे नहीं मैं चार तो होता है चार तो अपने आप में घंटे का सब आप भी बना दो तो देयर कैन बी नो राइट विदाउट अनलॉफुल असेंबली। ये अनलॉफुल असेंबली राइट कनेक्टेड है। 144 वो तो एक आदेश होता है 144 के अंतर्गत, तो एक आदेश करती है सरकार। 4 या 4 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते। अब हम यहाँ मान लो नॉर्मल डे के 5 या 7 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं तो ये ऑफेंस नहीं है। जब कोई इलेक्शंस आते हैं या कुछ मीटिंग होने होती है या सेंसिटिवनेस होती है, हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा होने की संभावना होती है जिले में या कहीं भी कोई बात होना चाहिए, तब एक डीएम एक आदेश जारी कर देता है कि वो 144 अंडर सेक्शन 144 करता है उसका। वो तो कहते हैं 144 का आदेश लागू हो गया है। उसमें वो ये आदेश जारी करता है कि कल दिनांक फलां से 5 या 5 से आदमी एक इकट्ठे नहीं होंगे, कोई लाठी लेकर नहीं चलेगा, कोई हथियार लेकर नहीं चलेगा। उस समय जो आपके लाइसेंस या हथियार हैं वो भी सील हो जाते हैं। अगर दफे 144 लगी हुई है और उसमें आदेश में लिखा हुआ कोई अपना लाइसेंस या हथियार लेकर भी सड़क पर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और लेके आता है तो वो 144 का ब्रीच करता है, उसके डीएम के आदेश का ब्रीच करता है। ऐसे कहते हैं दफे 144 लग गई है। दफे 144 दी शॉर्ट फॉर्म ऑफ कर्फ्यू। उसी सेक्शन में कर्फ्यू तक लग जाता है, नो मूवमेंट। आपका अपना पर्सनल विजिट भी बाहर बैन किया जाता है। आप जो है अपने घर में हाउस अरेस्ट किए जा सकते हो उस आदेश में। ये 5 नेता जो है घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये कोई भी बहुगुणा या कोई भी जोशी या कोई भी शर्मा या कोई भी द्विवेदी मेरे जिले के एंट्री में नहीं घुसेगा तो ये कैन बी अरेस्टेड। आदेश लागू हो जाता है अपने जिले की सिक्योरिटी या पीस बनाए, शांति मेंटेन करने के लिए। आपको ध्यान होगा इसके जो कांग्रेस लीडर थी अपने यहाँ की उत्तर प्रदेश की रीता बहुगुणा, उनके घर में आग लगाई थी जी हाँ अपोजिट ग्रुप ने, तो वो बड़ी वहाँ से रोष में निकली थी वहाँ से। नहीं, वो भी फिर कुछ उसके एक्ट अपन कुछ करके आई थी वहाँ, हंगामा पलट के कोई काम करके आई थी, तो वो यहाँ मोदी नगर से पास हो गई। तो उसमें मायावती के आदेश आए दिल्ली तक नहीं पहुँचनी चाहिए कैसी। अगर ये दिल्ली पहुँच गई तो कल मामला गड़बड़ हो जाएगा यार, तो उसको मोदी नगर बॉर्डर पर रोक दिया इसी आदेश के तहत। यू विल नॉट एंटर इन माई डिस्ट्रिक्ट। 144 लगाई भाई, कोर्ट कचहरी तो है नहीं, पुलिस और डीएम तो सरकार के हाथ में है, उनसे ये आदेश जारी कराया और एंट्री बंद करा दिया। तो नहीं हम जबरदस्ती घुसेंगे तो आप हिरासत में लेंगे। इस तरह से पॉलिटिकल लीडर से रोका जाता। हर काम लीगल होता है, हाउस अरेस्ट भी होती है, वो सब लीगल होती है कि आपको अपने घर के अंदर आपके बाहर निकलने से ये है कि यहाँ आपके बाहर निकलते ही बर्बाद हो जाएगा। हमारी शिकायत हुई थी एक ज़माने में जब हम मेरठ में थे, तो हम लोग को लोग समझते थे बीजेपी का आदमी है, तो हमारे साथियों ने किसी ने वैसे शिकायत कर दी। सारी ज़िंदगी में जहाँ चली थे वही चली के साथ मैं और एक साथी और हमारा वो भी गर्व था कि ये दोनों साथ घर से बाहर निकलते हैं तो शाम को वहाँ धौला कुआ पे और उस पर मीटिंग करने जाते हैं, और जिस दिन ही मीटिंग करते हैं अगले दिन कर्फ्यू लग जाता है शहर में। वो जाँच आई हमारे अपने जो डायरेक्टर के पास, बोला तुम्हारी तो बड़ी गंभीर शिकायत है, तुम जब निकलते हो कर्फ्यू लगवा देते। दो मौलाना आपका नाम लिखा 3-4 में सब निकल चल एनोनिमस करना, तो ये सब याद आती है बात। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे और आज क्वेश्चन तैयार करने तो 5-10 क्वेश्चन हमसे तैयार होते हैं। थेफ्ट, व्हाट इज थेफ्ट? सब पढ़ी हुई बात है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ लास्ट वीक भी पढ़ा, लेकिन आपका प्रश्न नहीं बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज थेफ्ट, चोरी क्या है।
क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं थेफ्ट के, क्या क्या चीज़ होनी जरूरी है। सबसे किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को पहला थेफ्ट के नाम आती है, सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी दिमाग में चाहिए। दूसरे की होनी चाहिए, उसकी विदाउट कंसेंट, उसकी विदाउट कंसेंट, उसको बिना बताए। चोरी बता दिया तो चोरी क्या है? जिसको धमकी वगैरह ना दी गई, कुछ नहीं, धमकी देने से पता पड़ता, धमकी देती है तो पता पड़ जाएगा, पता नहीं चलना चाहिए। उसके उसको डिस्पोजेस करना और अपने पोजीशन में लेने के उद्देश्य से केवल मूव करना, मूव करते ही ऑफेंस कंप्लीट है, आपके पोजीशन में आएगा। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। जैसे ही आपने चोरी के उद्देश्य से उसके जेब में हाथ डाला और पर्स निकाला, जैसे ही जरा सा निकाला तुरंत ऑफेंस कंप्लीट हो गया। हाथ डाला, निकालने में जेब में कुछ है नहीं, अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया, अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट हो गया। थेफ्ट नहीं है, निकालते ही थेफ्ट कंप्लीट हो गया, बोले अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट। मूव करते ही आपकी जेब तक आया ना वो चीज, पकड़ लिए 2 मिनट बाद या 1 मिनट बाद ही आपको, जैसे ही आप निकाल के चले या मेरे को लगा शायद किसी ने निकल लिया, मैंने आपको पकड़ लिया, पकड़े और आपके पास से पर्स निकल गया है मेरा। ये क्या हुआ बताओ? चोरी तो हो चुकी, उसके बाद क्या हुआ? पर्स निकल गया यार। क्या हुआ? ये पर्स निकलना क्या हुआ? रिकवरी ऑफ व्हाट? रिकवरी ऑफ व्हाट? रिकवरी ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। चुराई गई संपत्ति की बरामदगी हो गई। रिकवरी ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जो चीज मेरी चोरी हुई थी उस चोरी की गई संपत्ति की बरामदगी हो गई। दिस इज अनदर ऑफेंस। 411 चला 411 है। अब इसमें क्या बात है? वे आपने देखा तो नहीं निकालते, आपने अपनी जेब से निकालते देखते तो आप तो ही पकड़ लेते, देखा नहीं, आपको पता निकल गई, 2-3 लड़के खड़े थे, आपने एक की तलाशी दी, एक के पर्स निकल गया। तो ये क्या क्या प्रिजम्पशन होगी? चोरी की संपत्ति उससे निकलने में, चोरी की संपत्ति जब भी किसी से बरामद होती है 2 प्रिजम्पशन होती है। आइदर यू आर ए थीफ और यू हैव रिसीव्ड दिस स्टोलन प्रॉपर्टी। इधर परचेज किया चोर से खरीदी हुई क्या तो मेरी बात सुनो तो सही, कोई तो बात नहीं है। आइदर यू आर ए थीफ और यू हैव रिसीव्ड दिस स्टोलन प्रॉपर्टी। यहाँ तो आपने खुद चोरी की है या आपने चोरी की जानते हुए प्राप्त की है। खरीदी बढ़नी नहीं कह रहा है, चोरी की जानते हुए प्राप्त की है। आपने जेब काटी गई, पर्स मारा जेब से, उन्हें पकड़ा दिया, बराबर ले गए, तो आप तो निकल गए। आपसे तो ना कोई रिकवरी है, ना आपको मौके पर पकड़ा, ना देखा, तो चोरी को बंद से रोक दोगे। इनसे निकली, इन्होंने कह दिया मुझे तो वो दे के क्या है, तब आप आएंगे कि आप भी मौके पर थे या नहीं थे। तो ये तो हो गए रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी के अपराधी, और आप हो गए चोरी के। कभी कभी केवल 411 का चार्ज लगता है, लेकिन चोरी तो प्रूव नहीं कर सकते आपके खिलाफ कि आपने चुराई है, लेकिन ये तो प्रूव है कि आपके पास चोरी की संपत्ति निकली। अब आपके वो खरीदी वाली बात आ जाती है, यदि मैं तो खरीदी है, तो खरीदी में भी ये पता लग जाता है कि आपने बोनाफाइड खरीदी है या चोरी की जानते हुए खरीदी है। ये टेक्निकल वर्ड है। एक तो बोनाफाइड परचेज हो गई, आप अपनी कार लेके आए, आपने कार मुझे दिखाई, 2 लाख मार्केट वैल्यू है, 1,80,000 में लेते, 1,70 में मैंने ले लिया, आपने दिखा दिया 1,70 में लेगी। ये समझा जाएगा बोनाफाइड परचेज। आपको पता ही नहीं कि ये चोरी के लिए आपकी 50,000 रुपये की घड़ी है, या मुझे दिख रहा है कि ये 1 लाख का बैंगल है, 2 लाख की स्टोरी गोल्ड के हिसाब से दिख रही है, और आप मुझे 50,000 में दे रहे हैं। अपनी कार आप जो मुझे 2 लाख की कार 40,000 और 50,000 में दे कर जा रहे हैं, तो आप
आपको ये रिज्यूम हो जाएगा कि ये कहीं से मार लगा है। तब ये मेरे खिलाफ ये चार्ज लगेगा जिनने सर्वाफों सुनारों के खिलाफ जब छापे बढ़ते हैं, उन्होंने चोरी की जानते हुए खरीदी है, उन्होंने इतने सस्ते में खरीद रखी है। आपने कोई इसका वेरिफिकेशन किया ही नहीं कि इसकी है भी या नहीं है। आपने तो 40,000 रुपये में कार मिल लिया, 40,000 रुपये का कार ले ली, देन यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। स्टोलन प्रॉपर्टी क्या है? स्टोलन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, तो उसमें दो चीज़ आती हैं। एक चीज़ और बता जो बहुतों को पता नहीं होता, स्टोलन प्रॉपर्टी में दो चीज़ें आती हैं, प्रॉपर्टी ऑफ थेफ्ट एंड प्रॉपर्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये किसी को नहीं पता। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसअप्रोप्रिएशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से भी जो प्रॉपर्टी प्राप्त की गई है वो भी अगर आपने ले रखी है दूसरे से, तो भी स्टोलन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। जनरल जो आप कचहरी में घुसोगे या वकीलों से पूछोगे, किसी से पूछोगे, तो स्टोलन प्रॉपर्टी को सीधे सीधे लगे चोरी की चीज, चोरी की संपत्ति, लेकिन ये संपत्ति नहीं। कानून का मजा इसलिए यही आईपीसी के पढ़ने का, आप एक लाइन को पढ़ोगे तो एक एक इंग्रीडिएंट निकलता चला आता है। और जब लोअर कोर्ट में न्यूज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक 4 इंग्रीडिएंट्स ही आगे होते हैं। ये 4 फैक्टर के साथ 4 में से एक फैक्टर प्रूव नहीं हो रहा, तो इसलिए ऑफेंस नहीं होता। ऑफेंस बनता है वो 4 इंग्रीडिएंट को पूरा करता है। तो थेफ्ट हो गई आपकी। अब पूरा बड़ा सवाल कर दो इसे, when theft becomes extortion, when extortion becomes robbery, and when robbery becomes double. Theft, extortion, robbery, double. सबको आना चाहिए, मुझे मगर नहीं देना चाहिए। किसी को ना आता हो तो बताओ, लिख लो इस बात को, theft, extortion, robbery, double। एक सवाल आया, जैसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हेन इट बिकम्स, बड़ा सवाल है, इसमें छोटा सवाल नहीं है। ये आपके यूनिक के दिया हुआ यूनिक के दिया हुआ है, पूरा चार्ट बनाया हुआ है। ये 20 नंबर वाला सवाल है, अगर इस तरह से आता है। और छोटा है 5 नंबर का, तो वो याद आएगा व्हाट इज थेफ्ट या व्हाट इज एक्सटॉर्शन, व्हाट इज रॉबरी, अलग-अलग। एक चारों चीज़ आ गई तो 20 नंबर का सवाल हो जाएगा एक ही चीज़ से। फिर एंड में उसका डिफरेंशिएट भी करना है, डिफरेंशिएट चलिए तो 20 नंबर तो बनेगा। ये रहा पार्टीशन करके ना एक साथ लाना है। और देखिए इन चारों चीज़ों का डिफरेंस करने के लिए कहीं भी कोई डिफरेंस आ रहा है, याद करने के लिए, जब अब आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है, तो आपको केवल वो पॉइंट्स याद कर लेने हैं 5-6 हर उसमें, कि किन किन पॉइंट पे हम डिफर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, थेफ्ट सबसे पहले डिफरेंस क्या है, कंसेंट। कंसेंट के पॉइंट पे चारों सेक्शन का डिफरेंस। थेफ्ट में कंसेंट इज नॉट ए मस्ट, कंसेंट होनी ही नहीं चाहिए। रॉबरी में कंसेंट होता है, एक्सटॉर्शन में एक्सटॉर्शन इज कमिटेड बाय लॉफुल, कंसेंट है लेकिन रॉन्गफुली ऑब्टेन की जा रही है, गलत तरीके। रॉबरी में इमीडिएट डेंजर के साथ और डेबर्टी में 5 आदमी को द्वारा की जा रही है। तो एक पॉइंट होगा कंसेंट, क्लियर। दूसरा पॉइंट हुआ प्रॉपर्टी। थेफ्ट में प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, एक्सटॉर्शन में दोनों हो सकती है, मूवेबल, इमूवेबल। इसी तरह से रॉबरी और डेबर्टी में भी मूवेबल, इमूवेबल दोनों हो सकती है। डेबर्टी में फर्क ये सिर्फ 5 आदमी होगा और इमीडिएट ट्रांसफर होगा। एक्सटॉर्शन में इमीडिएट ट्रांसफर इज नॉट ए मस्ट। वो धमकी भरा पत्र आ रहा है हमारे पास, डकैती में तो इमीडिएट ट्रांसफर है। रॉबरी में डकैती में रॉबरी में फर्क 5 आदमी होगा, सब कोई बाकी सब चीजें बाकी सब फोर्स एक बल के ऊपर डिफरेंस बना देना।
थेफ्ट में कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं होता, एक्सटॉर्शन में कोई फोर्स जरूरी नहीं है, रॉबरी में शो ऑफ फोर्स इज ए मस्ट, और इसी तरह से प्रॉपर्टी में शो ऑफ फोर्स बल दिखा के इसको फियर पैदा करना है। नंबर ऑफ कल्प्रिट्स केवल फर्क डेकोरेटिव में जाके होता है, बाकी सब में 1 2 3 1 2 3 सब में कर सकते हैं। नंबर ऑफ कल्प्रिट्स का एलिमेंट ऑफ फियर, फियर का एलिमेंट थेफ्ट में नहीं है, एक्सटॉर्शन में भी एग्जिस्ट करता है और उसमें इमीडिएट एग्जिस्ट रहते हैं रॉबरी। एक डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, थेफ्ट में विक्टिम द्वारा प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं की जाती, वो तो आप उसकी बिना कंसेंट के चुपचाप लेते हो, और इनमें उनके द्वारा डिलीवर किया जाती है। एक्सटॉर्शन में भी आपको विक्टिम देता है, खुद जाके पैसे और डिलीवर करता है, लीजिए सरकार, और ऐसी रॉबरी और प्रॉपर्टी में निकालते हैं या छीन लेते हैं उसको। ये आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे पूरा। एक और नया सवाल, किडनैपिंग एब्डक्शन आएगा। अगर पिछली साल नहीं आया तो इस साल जरूर आ जाएगा। किडनैपिंग हमने डिस्कस किया, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम गुजरात, बच्चे के साथ बड़े